हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम चालू करेंगे सिक्स क्लास की। आज हम चालू करेंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री। आज हम चालू करने वाले हैं। तो इस जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को हम यूपीएससी और कई सारे एग्जाम के बेसिस पर हम इसको चालू करेंगे। तो आइए चालू करते हैं इस आज के टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसी के साथ आज आपके टॉपिक को हम लोग चालू करते हैं क्लास। तो देखो, कह रहा है क्या, आज के टॉपिक में कह रहा है कि कैसे पता लगाएं। सबसे पहली बात आ रहा है कि कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। कह रहा है पता लगाने के लिए, कह रहा है हमारे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो कहा गया है रेडियो के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है टेलीविजन के बारे में कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है न्यूज पेपर के बारे में कहा गया है। तो आप इन सभी चीजों की सहायता से आप इतिहास के बारे में जान सकते हो। और लास्ट में कहा गया है एक पर्सन, जो पर्सन उस समय से रिलेट करता है उससे आप जान सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। मतलब कि अब हिस्ट्री से हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो कह रहा है क्या, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, खाना। क्या जान सकते हैं यहाँ पे, पहले बात तो खाना। दूसरा क्या है, कपड़े पहनते थे, तो उनके पहनावे के बारे में, पहनावे कि वो क्या पहनते होंगे। तीसरा कह रहा है किस तरह के घर में रहते थे, तो इनका हो जाएगा अगला घर के बारे में, कि इनके आवास कैसे थे, आवास के बारे में। अगला कहता है यहाँ पर हम आखेटकों, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, पशुपालकों, किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि इतिहास से हम प्राचीन टाइम के इन सभी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे या कौन से खेल खेलते होंगे, कौन सी कहानियां सुनते होंगे। इसके साथ ये भी जान सकते हैं कि वो कौन से नाटक देखा करते होंगे और कौन से गीत गाया करते होंगे। इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं उनके बारे में। कह रहा है कि लोग कहाँ रहते थे, पहले के टाइम में लोग कहाँ पर रहा करते थे। कह रहा है कई लाख साल पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक, संग्राहक का मतलब होता है जो चीजों को इकट्ठा करने का काम करते होंगे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगलों के अन्य उत्पादों को यहाँ संग्रह किया करते थे, इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी किया करते थे। मतलब कि जहां पर ये लोगों ने रहने का काम चालू किया था, ये लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए, ये लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए जंगलों के ऊपर निर्भर थे। किसके ऊपर, तो जंगलों पर ये लोग निर्भर थे। यदि ये लोग जंगलों पर निर्भर थे तो जंगलों से इन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ। जंगलों से इन्हें जड़ों प्राप्त हुए, फल प्राप्त हुए, जंगली जानवर से वहां पर मांस प्राप्त हुआ, कुछ उत्पाद प्राप्त हुए। ऐसे इनके ऊपर निर्भर रह करके इन्होंने अपने जीवन को चलाने का काम किया। कहता है अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हमें जानकारी करना है सुलेमान के बारे में और दूसरा है किरधर पहाड़ी के बारे में। आइए हम इस इस मैप में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो वही लिखा है सुलेमान पहाड़ी येरा और किरथर पहाड़ी येरा। अभी जो हमने बात किया था नर्मदा रिवर के बारे में, तो देखो नर्मदा रिवर जो है वो आपका येरा, नर्मदा रिवर येरा। तो यहाँ पर लोग रहा करते थे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग काम किया करते थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 साल पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल का उत्पादन करना चालू कर दिया था। तो जरा ध्यान देंगे, ये जो आप देख रहे हैं इलाका सुलेमान और किरधर, ये वो इलाका था। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, तो गेहूं का उत्पादन किया और यहाँ पर लोगों ने जौ का उत्पादन करना चालू कर दिया था। इसमें तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि उन्होंने
भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। तो यहाँ के जो लोग रहा करते थे, इन लोगों ने किनको किनको पालतू बनाया, तो देखो ध्यान देना कि यहाँ पर जानवरों को पालतू बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पालतू, ना कि फालतू बनाया गया था। तो किन किन जानवरों को पालतू बनाया गया? तो यहाँ पर थे भेड़ थे, बकरी था, इसके साथ साथ यहाँ पे थे गाय बैल थे, गाय और बैल था। इन सभी लोगों को यहाँ पर क्या बनाया गया? तो पालतू बनाने का काम चालू किया गया था। यहाँ कहता है कि ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगा। अब थोड़ा देखते हैं गारो और विंध्य पर्वत के बारे में। तो ये रहा विंध्य पर्वत और ये रहा गारो पहाड़ियां। तो यहाँ पर भी लोग रहने का काम चालू करते थे। कहता है कि ये कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो ये जो आपने अभी देखा ना, गारो पहाड़ियों के बारे में, विंध्य पहाड़ी के बारे में, तो इस जगह पर खेती का विकास तेजी से होना चालू हो चुका था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल का उत्पादन। तो कह रहे हैं यहाँ पे जब चावल का उत्पादन किया गया तो वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब विंध्य के उत्तर की बात करते हैं तो वो कहाँ पर होगा? तो वो था आपका ये वाला इलाका। ये पूरा जो इलाका था, ये पूरा इलाका आपका मैदानी इलाका था। और मैदानी इलाकों में यहाँ पर कैसे नदियां बहती थी, जैसे गंगा था, यमुना था, चंबल थी। ऐसे नदियों के माध्यम से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में नदियों के विकास सॉरी मिट्टी के उपजाऊपन होने से यहाँ पर खेती का विकास होना चालू हो चुका था। कहता है मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी कहाँ पर है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, आई देखते हैं। तो क्या देखो कह रहा है क्या? सिंधु नदी के बारे में। तो ये रहा आपका सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो ये इसकी जो सहायक नदी है वो 5 इसकी सहायक नदी है। इन्हीं पांचों नदियों के बनने से ही यहाँ पर का जो प्रदेश है, इसे हम कहते हैं पंजाब कहते हैं। ठीक है क्लास? तो यहाँ पर आपका पंजाब इसी के आधार पर रखा गया है। कहता है कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 साल बाद हुआ। थोड़ा सा मैप में चलते हैं तो जरा ध्यान देंगे इस मैप के बारे में। तो सिंधु नदी के किनारे ही यहाँ पर 4700 साल पहले, क्या पहले, इसे कहते हैं क्या? ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व यहाँ पर शहरों का विकास हुआ। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ के आसपास के इलाकों में या फिर इन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में जो विकास हुआ वो 2500 ईस्वी पूर्व विकास होता है। ईस्वी पूर्व विकास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर विकास बाद में होता है, यहाँ पर विकास पहले होता है, बस्तियों का निर्माण पहले होता है। कहता है गंगा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई। मतलब कि इस समय काफी बड़े बड़े स्तर पर इस समय साम्राज्य की स्थापना का काम किया गया था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी जाया करती थी। कहता है इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का काम करते थे। तो बात यहाँ पर यह आता है, यहाँ पर बात यह आती है कि जो यात्रा किया गया, यात्रा किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर जो यात्रा की गई वह यात्रा व्यापारियों के द्वारा किया गया, व्यापारियों के द्वारा। यहाँ पर जो यात्रा किया गया वह यहाँ पर यात्रा
राज्य की स्थापना के लिए किया गया, राज्य की स्थापना के लिए। दूसरा यहाँ पे यात्रा किया गया किसके लिए, तो यहाँ पर यात्रा धार्मिक गुरुओं के द्वारा किया गया, धार्मिक गुरु। इसके साथ यहाँ पर गांव और लोगों के द्वारा किया गया, गांव के लोग, गांव तथा शहरों के लोग द्वारा किया गया। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। तो ऐसे कई सारे कामों के लिए लोगों ने यात्रा करने का काम चालू किया था। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज करने के लिए उत्सुक थे, तो लोगों ने किसके लिए गया, तो खोज के लिए भी गए थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, क्योंकि जब भी लोग जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो जाने के बाद यहाँ पर लोगों ने अपने विचारों को फैलाया और वहाँ के विचारों को अपने साथ में लेकर के आए। तो विचारों के फैलाने से क्या होता है, विचारों को फैलाने से संस्कृति संस्कृति का विकास होता है, संस्कृति का फैलाव होता है। तो इस प्रकार के विस्तार देखने को मिल जाते हैं। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियां, पर्वतें और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार कर पाना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। कहता है और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को और समृद्ध किया। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर से आए और बस गए। ऐसे में देखा जाए तो मुगल थे यहाँ पर, जो यहाँ पर आकर के बस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बाहरी विदेशी आए, जैसे कि पुर्तगाली थे जो यहाँ पर आके बस जाते हैं, पुर्तगाली। तो ऐसे कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना चालू की जाती है। कहता है कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को त्रासने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। कहता है देशों के नाम, यहाँ पर बात कर रहा है देशों के नाम। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया या भारत जैसे देशों के नाम प्रयोग में लाए गए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु भी कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आइए देखते हैं अपने एटलस में, इसमें शायद आपको दिया होगा या नहीं भी दिया होगा। फिर हम देख लेते हैं कि इसमें कहीं ईरान और यूनान दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसमें तो नहीं दिया गया क्लास, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ईरान और आपकी बात करता है क्या, ईरान और यूनान की बात करता है, तो जो ईरान था वो इंडिया से कुछ इस साइड में जाएंगे तो आपको ईरान मिल जाएगा। जो ईरान है वो भी समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। ये थे आपके ईरान, जो पाकिस्तान के बाद मिल जाता है। और यूनान की बात करते हैं तो जो यूनान था वह यूनान आपका मेडिटेरियन सी, तो ये पूरा जो इलाका था वो यूनान का इलाका था। ये थे आपके ऊपर का जो पार्ट था, ये था आपका यूरोप का पार्ट था, ये था आपका एशिया का पार्ट था, और ये जो पार्ट था वो आपका अफ्रीका का पार्ट था। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में आपका यूनान फैला हुआ था। कहता है लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस जैसे इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिका कहा था। तो इंडिका जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वह ईरान और यूनान के लोगों के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। हमारे इंडिया का जो उत्तर पार्ट था यहाँ पर भरत नाम का एक समूह रहा करता था, उन्हीं को भरत कहा गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो बाद में सॉरी पहले कह सकते हैं कि भरत शब्द का जो उपयोग हमें मिलता है, जानकारी मिलती है, वह ऋग्वेद से मिल जाती है। ऋग्वेद में पहली बार बताया गया था, भरत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहता है यहाँ पर अतीत के बारे में कैसे जाने।
अतीत के बारे में जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। तो अतीत की जानकारी हमें किससे मिलेगी? तो हमें इससे पुस्तकों से मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी? पुस्तकों से। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा गया था। तो प्राचीन जो पुस्तकें थी वह कैसी थी? तो हस्तलिपि थी। हस्तलिपि थी, मतलब कि हाथों से लिखा गया था, और इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया था? पांडुलिपि का नाम दिया। क्या नाम दिया? तो पांडुलिपि। जैसे कहते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट, कहते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट, इसे नाम दिया गया। कहता है अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसे मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन, और मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से लिखा गया। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द हुआ, ये शब्द किससे बना हुआ है? लैटिन से बना हुआ है, लैटिन सेंटेंस से बना हुआ है, जिसका लैटिन में शब्द होता है मेनू, होता है मेनू, और जिसका मेनू का अर्थ होता है हाथ। मेनू का अर्थ होता है हाथ से लिखा गया। कहता है ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र, ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए थे और उसी के ऊपर लिखे गए थे। यहाँ पर कहता है क्या, यहाँ पे देखा जाए तो कहता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गए, फिर भी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो कह सकते हो यहाँ पर कि पांडुलिपि जो हमें मिली है, पांडुलिपि में हमें किन चीज़ों की जानकारी मिल जाती है? तो पांडुलिपि के अंदर हमें मिल जाती है यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के बारे में मिल जाती है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में मिल जाती है। हमें दूसरी मिल जाती है यहाँ पर राजाओं के जीवन के बारे में। तो राजाओं के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। तीसरा मिलता है हमें औषधि के बारे में, औषधि मतलब दवाई के बारे में। चौथा मिल जाता है हमें क्या? तो विज्ञान के बारे में मिल जाता है कि यहाँ के लोगों ने किस प्रकार के साइंस का इस्तेमाल किया होगा। इस प्रकार के पांडुलिपि को कहाँ रखा गया? तो मंदिरों में रखा गया और बिहार में रखा गया। तो बिहार पता है क्या होता है? बिहार उन क्षेत्रों कहा गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध और महावीर जहाँ पर रह करके अपने अनुयायियों के साथ बातचीत किया करते थे, जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, उन्हीं जगह को बिहार कहा गया। कहता है इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे गए थे। तो प्राचीन टाइम में जो महाकाव्य लिखे गए हैं, महाकाव्यों को आपको किन किन भाषाओं में लिखा गया? तो इन्हें संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया, इन्हें तमिल में लिखा गया, और इसके साथ साथ इन्हें प्राकृत भाषा में भी लिखा गया। अलग अलग भाषाओं में इनका प्रयोग किया गया। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, मतलब किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ के सामान्य लोग किया करते थे, क्योंकि सामान्य लोगों के पास किसी भी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, इसीलिए इन लोगों ने इस प्रकार के ज्ञान का इस्तेमाल किया। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने उपदेशों को इन उत्कीर्ण करवाते थे। मतलब कि अभिलेखों का जो इस्तेमाल था वो पत्थरों पर किया गया था, और इनको लिखवाने का काम राजा के द्वारा किया गया। राजा इस प्रकार के काम किया करते थे ताकि उन्हें देख पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष के अपने कार्यों का विवरण भी लिखाया गया या दिखाया गया है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब कि इस प्रकार के जो अभिलेख थे, इस प्रकार के अभिलेख का इस्तेमाल यहाँ पर राजाओं के विजय की उपलब्धि के बारे में बताया गया, विजय की उपलब्धि के बारे में बताया गया कि राजा विजय के बाद क्या क्या अर्जित किया करते थे। कहता है क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आई? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद किन्हें कहा गया? तो उन्हें कहा गया पुरातत्वविद जो प्राचीन वस्तुओं का क्या करते थे? तो वस्तुओं का जानकारी इकट्ठा किया करते थे,
जानकारी या पढ़ने का काम करते थे, उन्हें हमने पुरातत्वविद कहा था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, इनके साथ साथ देखा जाए तो एक प्राचीन नगर में पाए गए पात्रों का भी अध्ययन करते हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 साल पहले हुआ। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का दिखाया गया है। जो चांदी का सिक्का आप देख रहे हैं, ये दोनों चांदी का सिक्का, ये प्राचीन टाइम का है। इस तरह के सिक्कों का उपयोग लगभग 2500 साल पहले हुआ करता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे अलग है? तो आज के टाइम में के जो सिक्के होते हैं वो गोल होते हैं। इस समय के सिक्के को कोई आकार नहीं था। आज के टाइम के सिक्के में आप देखते हैं तो बीच में 1 रुपये हम जो लिखा मिलता है, इसे देवनागरी में लिखा गया। लेकिन प्राचीन टाइम में राजाओं के साइन बना हुआ करता था, राजाओं के मोहरे हुए करते थे। आज के टाइम के सिक्के देखिए तो वो हमारे पास स्टील के या लोहे के होते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम के सिक्के हमारे पास चांदी, सोने के हुआ करते थे। कुछ जगह पर हमारे जो सिक्के पाए गए हैं वह मिट्टी के भी हुआ करते थे। कहता है सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई किया करते थे पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, मिट्टी की और धातु की बनी हुआ करती थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले थे, क्योंकि जल्दी खत्म नहीं हो सकते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढा करते थे। इस प्रकार की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हड़प्पा से प्राप्त होती है। हड़प्पा में हमें मछलियों के, चिड़ियों के और जानवरों के हड्डी की जानकारी मिली थी। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब कि इस प्रकार से लोगों के बारे में पता चलता है कि लोगों का भोजन क्या था पहले के टाइम में। आगे कहता है क्या वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वहां पर इसका इस्तेमाल खत्म होता तो था, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के प्रभाव के कारण अवशेष खत्म हो चुका। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए एक रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? तो कपड़ों के अवशेष बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि वो धागे थे और धागे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कहता है पांडुलिपियां, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों से प्राप्त हुए अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते हैं, लेकिन दोबारा से रचने का काम करते हैं, इतिहास को बताते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में करते हैं और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि हमें इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहास के बारे में जानने के लिए हम अभिलेखों का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर किताबों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमें प्राचीन टाइम के समाज के बारे में बताती है, प्राचीन समाज के बारे में बताने का काम करती है। इसलिए इनका इस्तेमाल पहले के टाइम में काफ़ी बड़ी मात्रा में और आज के टाइम में भी किया गया। कहता है अतीत एक होते हैं या अनेक होते हैं? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दे सकते हो क्या? कह रहा है क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दो। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया, मतलब किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हमें प्राचीन टाइम के चीजों को ध्यान में दिलाने के लिए किया गया था। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और किसानों का जीवन, राजाओं और रानियों का जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही अलग हुआ करते थे। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ के, शिकार करके और फूल फल के संग्रह के द्वारा करते हैं। मतलब ये हुआ कि आज भी हमारे समाज के अंदर जो लोग रहते हैं, इन लोगों की संस्कृति अलग है। इन लोगों का जो पहनावा है अलग है, इन लोगों का पहनावा अलग है। इन लोगों का क्या है, तो इन लोगों का जो खान पान है वो भी अलग है। तो खान पान में भी इनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। इसके साथ साथ इनके जो भाषा है ये भी अलग है। ऐसे हमारे यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है। तो इस विभिन्नता के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारत में अलग अलग लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने इसका बहुवचन के रूप में इसका इस्तेमाल किया। कहता है इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे, मतलब कि पहले उपस्थित थे।
कहता है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखने का काम किया था। कहता जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, किसान, पशुपालक ये आम आदमी थे और जिन्होंने अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखा था। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि इनके जीवन में क्या चलता था, क्या इन्होंने अपने आप को संवारा सजाया, कैसे उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया, क्या खाया करते होंगे, कैसे रहा करते होंगे, किन प्रकार के घर हुआ करते होंगे, इनके बारे में इनकी संस्कृति क्या थी, इनके रोजमर्रा के शादी विवाह के कैसे हुआ करते होंगे। ऐसे कई सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। कह रहा है तिथियों का मतलब, अब हम कह रहा है जो हमारे पास डेट होते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई तिथि तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक मतलब ईसा मसीह के जन्म के तिथि के आधार पर होता है। 2000 साल कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व मतलब उनके जन्म के पहले सभी तिथियों को ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, इसी रूप में जानते हैं, और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब यहाँ पर इसमें इसी के माध्यम से प्राचीन टाइम के चीजों के बारे में बताया गया। कहता है अंग्रेजी में बीसी ईसा पूर्व होता है, जबकि बिफोर क्राइस्ट इसे कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो एडी उसे कहते हैं जब जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये जन्म के समय की बात करता है। कहता है कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग प्राय कॉमन एरा, बीसी अक्षरों का प्रयोग प्राय बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो चुका है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 सालों से चालू हो चुका है। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो बीसी शब्द का प्रयोग किया है, ये लगभग 200 सालों से इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्रयोग 2000 सालों से होता आ रहा है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के बारे में बात करता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्राचीन टाइम में लोगों के द्वारा किया गया था। जैसे कि कह रहे हैं क्या अन्यत्र देखा जाए तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। उनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बदलाव आए। विद्वान कैसे पढ़ पाते होंगे क्या लिखा था, इनका अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया के द्वारा लगाया गया। मतलब कि कैसे इनके अर्थ निकाले जाते हैं, उनके इस माध्यम से इन्होंने निकालने का काम किया। जैसे देखा जाए तो देखो लिखा गया है क्या, ये आपका एक स्क्वायर में है, ये आपका अर्धगोले का है। तो ऐसे अलग अलग चीजों के नाम उनके कामों के आधार पे रखे गए थे। कहता है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं और लिपियों में लिखे हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं और रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में लिखा गया था, कारतूस जिन्हें कहा गया था। बाद में विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों का प्रयोग किया था। कहता है समानार्थी ध्वनियों की पहचान की गई, जैसे तुम देख सकते हो। यह एल अक्षर जो है वो शेर के लिए और ए अक्षर जो है वो चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया। इस प्रकार से इस समय के जो लोग थे वह अभिलेखों का इस्तेमाल किया करते थे। तो क्लास ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्या आपको कैसा लगा जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।